नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 सोशियोलॉजी और ये सैंपल पेपर है। ऑलरेडी हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी में सबसे पहला 30 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है, अंतः समूह की विशेषताओं को बताइए। जो अंतः समूह होता है इसके बारे में हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। कई बार हमने अंतः समूह, बाह्य समूह और पारंपरिक तरीके, संस्थाओं के बारे में डिस्कशन किया है। तो आइए जानते हैं कि अंतः समूह की विशेषताएँ क्या-क्या होती है। तो 30 प्रश्न का जो उत्तर है उसमें सबसे पहले पॉइंट में हमारा कहता है, संबंधित होने की भावना अंतः समूह की पहचान होती है। इस अंतः समूह में क्या होता है, एक दूसरे के हम रिलेशन में होते हैं, बहुत काफ़ी करीबी हमारा रिश्तेदारी होता है, हम एक दूसरे के साथ खून के रिश्ते में होते हैं। तो ये सबसे पहली पहचान है अंतः समूह का। दूसरा हमारा कहता है, यह भावना हमें या हमको उन्हें अथवा वे से अलग करते हैं। क्या होता है कि अंतः समूह में हम जब भी बात करते हैं तो हम अपने बारे में बात करते हैं, हम लोगों के बारे में बात करते हैं, हमारे परिवार के बारे में बात करते हैं। इनको हम इसके अंदर वे लोग या दूसरे लोगों से अलग रखते हैं, क्योंकि अंतः समूह का मतलब ही होता है अपना परिवार, अपने रिश्तेदार। इसलिए यहाँ पे हमें हमें या हम का उपयोग करना होता है। तीसरे नंबर पॉइंट में है, एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मतलब ये एक उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हैं कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंतः समूह बन सकता है, एक ग्रुप बन सकता है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और ना पढ़ने वाले बच्चे के बीच में यह ग्रुप तैयार हो सकता है। इस समूह में व्यक्ति अपने को सहज महसूस करता है। सहज कहने का मतलब है अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। ऐसे ग्रुप में व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि वो एक ही तरह के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं, एक ही जाति, परिवार, संस्कृति, धर्म के लोग हैं। इसलिए ऐसे समूह में ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत ही आरामदायक और कंफर्ट फील करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास अथवा में भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के विषय में बताएं, VVI रहेगा। सामाजिक स्तरीकरण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो अब हम सामाजिक स्तरीकरण के बारे में भी जान लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है, सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य अर्थात मतलब है भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज के समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानता के अस्तित्व से। अब देखिए, समाज में स्तरीकरण का मतलब है कि आपने देखा होगा कि समाज में अलग-अलग जाति, धर्म, संस्कृति के साथ लोगों का बंटवारा होता है। अलग-अलग जातियों का बँटवारा होता है, अलग-अलग कास्टों का बँटवारा होता है, अलग-अलग संस्कृतियों का बँटवारा होता है। तो समाज में इस तरह का जो बँटवारा है, यही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट कहता है, समाज के संगठन में स्तरीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ की असमानता समाजशास्त्र में केंद्रीय है। अब समाज में क्या होता है कि अलग-अलग लोगों की पहुँच अलग-अलग प्रकार की होती है। कोई अमीर आदमी होता है, कोई गरीब आदमी होता है, कोई मध्यम वर्गीय होता है, कोई ज़मींदार होता है, कोई व्यापारी होता है, कोई सरकारी नौकरी वाला होता है। तो ये जितने भी व्यक्ति हैं ना, एक तो ये स्तरीकरण के उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं। दूसरा ये है कि इन सभी का पहुँच जो है अपने संसाधनों के प्रति, अपने सरकार के प्रति, अपने समाज में, वो अलग-अलग होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एक जो व्यापारी वर्ग के लोग होंगे, उनकी पहुँच में और एक दिहाड़ी मज़दूर के पहुँच में अंतर देखा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक समाज में आप याद रखिएगा, समाज चाहे गाँव का हो, शहर का हो, हर एक समाज में आपको स्तरीकरण देखने को मिलेगा। हर एक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, अलग-अलग रूपरेखा संरचनाएँ होती है। ये आयु के हिसाब से स्तरीकरण किया जा सकता है, ये वर्ग के हिसाब से स्तरीकरण किया जा सकता है, जाति के हिसाब से स्तरीकरण किया जा सकता है। स्तरीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है। जितने भी स्तरीकरण होते हैं समाज में, इससे समाज के अंदर भिन्नता देखने को मिलता है। अलग-अलग संस्कृति, जाति, धर्म के लोग आपको अलग से पहचान में आ जाएँगे। तो ये सामाजिक स्तरीकरण के विषय में था। 31वां प्रश्न हमारा कहता है, विवाह की संस्था से आप क्या समझते हैं? क्योंकि विवाह की जो प्रक्रिया है वो समाजशास्त्र में एक संस्था के रूप में देखा जाता है।
और कहा जाता है क्या विवाह एक सुखी परिवार का वादा करता है? टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन को पहले सही से समझ लीजिए कि विवाह होता क्या है, विवाह किस प्रकार से होता है, और यदि कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि हाँ विवाह करने के बाद जो जीवन है वो सुखी हो जाता है, तो क्या ये सही बात है? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, विवाह जो होता है वो दो वयस्क स्त्री और पुरुष व्यक्तियों के बीच में लैंगिक संबंधों की सामाजिक संस्कृति का अनुमोदन है। मतलब समाज में एक महिला और एक पुरुष के बीच में यह प्रक्रिया होती है जिसे हम विवाह कहते हैं। विवाह का जो संस्था है, यह एक परिवार को जन्म देता है। जब अलग स्त्री अलग पुरुष के साथ संयोजन होता है तो वह एक परिवार के रूप में बन के उभरता है, एक नए परिवार का जन्म होता है। परिवार में व्यक्ति अनेकों संबंध एक साथ देखता है। एक ही व्यक्ति के कई सारे रिलेशन एक साथ होते हैं। जैसे एक व्यक्ति पिता हो सकता है, पति हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है। तो ये सारे रिलेशन एक ही व्यक्ति के जीवन में एक साथ देखने को मिलता है। वह सबके साथ, वो जो अपना रिश्ता है उसका अपने अलग अलग लोगों के साथ, वो सबके साथ सामंजस्य बनाए रखता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बैलेंस बना के चलता है। वह इस बात को समझता है। परिवार को विवाह के बाद समाज में स्वीकृति होने के कारण सम्मान प्राप्त होता है। देखिए, समाज में क्या होता है कि यदि समाज की स्वीकृति के साथ यदि कोई व्यक्ति शादी करता है तो समाज में उसको आदर सम्मान का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे ऐसे आजकल के समय में शादी देखी जाती है जो लोग मतलब गलत तरीकों से करते हैं, घर से भाग के कर लेना या फिर कुछ अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से शादी कर लेना। तो ऐसे समाज में इन शादियों को सम्मान नहीं प्राप्त होता है, उन्हें गलत नजरों से देखा जाता है। यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। अगर आपसे ये कहा पूछा जाए कि क्या शादी के बाद जीवन सुखी हो जाता है, तो आप बताएंगे यह पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि विवाह एक सुखी परिवार का वादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैवाहिक पुरुष हैं जो दुखी ही रहते हैं। परंतु समाज जो है वो स्वीकृति देता है इनको, शादी को, उसके बाद इनको समाज में सहयोग और सम्मान प्राप्त होता है। मतलब कुछ हद तक आप कह सकते हैं समाज के माध्यम से तो इन्हें सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन यह आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि शादी के बाद किसी व्यक्ति का जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 हमारा कहता है भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? ये भी VVI रहेगा। भौतिक संस्कृति क्या होता है? भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। मूर्त कहने का मतलब है ऐसी संस्कृति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमें दिखाई देता हो, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि किताब हो गया, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या है? ये सब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं, मतलब नापा तौला जा सकता है। कई ऐसी हमारी भावनाएं होती है जिसे हम माप तौल नहीं सकते, लेकिन भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उन्हें माप भी सकते हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आता है। आज के समय में आपने देखा है कि संसार हमारा किस प्रकार से गतिशील है, किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजियों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि संसार में तेजी से परिवर्तन आने के कारण ही भौतिक संस्कृति का उपयोग तेज हो जाता है। भौतिक संस्कृति में किसी एक नई चीज का आविष्कार होता है तो इसका लाभ कोई भी व्यक्ति एवं समाज उठा सकता है। भौतिक संस्कृति में जितने भी चीजों का आविष्कार होता है उसका फायदा सभी व्यक्ति उठाते हैं। जैसे आज के समय में आप देख रहे हो कि मोटरसाइकिल हो गया, ट्रेन हो गया, कार, बस, जीप, मोबाइल, वाईफाई, दिस दैट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है और इसका लाभ कहीं ना कहीं पूरा समाज उठाता है। भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं, काफी ये अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। आज के समय में भौतिक संस्कृति इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि लोग इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात मोबाइल फोन की ही कर ले, तो आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल के अंदर आपको पता है रैम बढ़ रहा है, कैमरा बढ़ रहा है, उसके मतलब प्रोसेसर बढ़ रहे हैं, तो लोग इन चीजों से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो उसे तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 33 हमारा कहता है पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार संबंधित है? मतलब पर्यावरण के साथ जो समाज के अंदर परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंधित है, इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, पर्यावरण जो है वो सामाजिक परिवर्तन लाने में एक लाभकारी कारक माना जाता है। पर्यावरण, एनवायरमेंट, समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण जो होता है,
उसमें परिवर्तन लाने के लिए गति प्रदान करता है। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ों को आप देखते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही भौतिक पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के पूरक के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, भौगोलिक पर्यावरण समाज को पूर्ण रूपेण बदल कर रख देता है। जो भौगोलिक पर्यावरण होता है, जो हमारे आसपास के हमारी भौगोलिक स्थिति होती है, ये कहीं न कहीं समाज को एक नया रूपरेखा देने में मदद करता है और उसे परिवर्तन लाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदा हो गया, जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी, अकाल आदि, इससे समाज के अंदर बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है, ज्ञानोदय पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ये भी आपका वीवीआई प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है कि ज्ञानोदय होता क्या है, ज्ञानोदय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए एवं मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। हम दूसरे समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं या फिर नए-नए सोच को कैसे हम समाज में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में हुआ। यह दर्शन ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाना गया। ये जो परिवर्तन हुआ समाज के बारे में सोचने, विचारने, जानने तरीका, ये जितने भी तरीके हैं एक्सपेरिमेंट करने के, यही हमारा ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। इसने एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, क्योंकि मनुष्य जो है उसमें सोचने विचारने की क्षमता अन्य सभी जीव जंतुओं से अलग है। वहीं दूसरी तरफ विवेक के मामले की अगर बात कर ले तो मनुष्य की मुख्य विशिष्टता को यहाँ पे दर्ज किया गया है। जितने भी व्यक्ति पुरुष इंसान होते हैं उनमें सोचने विचारने की क्षमता अलग होती है। उनके आलोचना करने का ढंग, सोचने की क्षमता मनुष्यों को अपनी नजर में हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये सारी चीजें आपको ज्ञानोदय के पॉइंट में लिखना है। चौथा पॉइंट हमारा कहता है, एकल मानव अब व्यक्ति बन गया, ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादक भी है। मतलब अब लोग ग्रुप में रह के चीजों को बेहतर बताने लगे, समझने लगे और उन चीजों का उपयोग भी करने लगे, उपभोक्ता भी बन गए। इस मानव व्यक्ति को ज्ञान के पात्र की भी उपाधि दी गई, क्योंकि मनुष्य जो है उसे सोचने विचारने की क्षमता सबसे ज्यादा थी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच था कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार सकते थे। अब सभी मनुष्यों को आप सोचने विचारने की शक्ति के रूप में नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका उस तरह का माइंडसेट नहीं होता, वो समाज के बारे में बेहतर नहीं सोच सकते, वो समाज के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। तो ऐसे लोगों को इन उपाधियों के साथ सम्मानित नहीं किया गया। जो लोग पूर्ण रूप से मनुष्य माने गए हैं उनमें विवेकपूर्ण विचार, आलोचना करने की शक्ति, समाज को अच्छे मार्गदर्शक बनने की शक्ति उनके अंदर। प्रश्न नंबर 34 में हमारे पास अथवा में भी एक प्रश्न है जो है, पूंजीवादी समाज की विशेषता बताइए। ये भी आपके वीवीआई प्रश्नों में से एक है कि पूंजीवादी समाज क्या होता है। हालांकि आप 11th क्लास में आ चुके हैं और ये आपने 9th में भी पढ़ा है पूंजीवादी के बारे में, 10th में भी पढ़ा है, अब आपको 11th और 12th में भी पढ़ना है। हालांकि पूंजीवादी से पीछा आपका इतना जल्दी छूटने वाला नहीं है, ये आपको कॉलेज तक पढ़ना पड़ेगा कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी, पूंजीवाद से आप क्या समझते हो। तो आइए जानते हैं कि पूंजीवाद समाज जो होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। पूंजीवादी समाज में अलगाज की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। इसमें जो केंद्र होता है या शक्ति होता है, पावर होता है, वो अलग-अलग भागों में आपको देखने को मिलेगा। पहला, आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफी अलग-थलग पाता है। शुरुआत में जब आधुनिक समाजवाद में पूंजीवाद को देखा गया तो समाज में लोगों को, जो समाज में रहने वाले लोग थे, उन्होंने खुद को अलग पाया। दूसरा, व्यक्ति में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई, वो एक दूसरे से अलग होने लगे क्योंकि पूंजीवादी ने सामाजिक व्यवस्था में चले आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया। जो पहले लोग समाज में सामूहिक रूप से रहते थे उनको अलग थलग करके उनको व्यक्तिगत कर दिया। लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे और यहाँ सभी संबंध जो हैं वो ज्यादातर बाजार से परिचालित और व्यवस्थित होते हैं, व्यापार के ऊपर निर्भर करता है यहाँ के संबंध। तीसरा ये है कि कामकाजी व्यक्तियों
का एक बड़ा समूह स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित है। इसमें आप देखेंगे कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनती है, मजदूर टाइप का है, दिहाड़ी मजदूर है, वो अपने लाभ से अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें फायदा तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का होता है। मजदूर द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, बस उन्हें एज अ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करवाया जाता है। इसके अलावा मजदूरों की कार्य प्रणाली पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार का ऐसा हक नहीं दिया जाता जिससे वो इसमें अपना हिस्सेदारी ले सके। पूंजीवाद समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा जो शोषण का शिकार है। अगर इसमें परिवर्तन चाहिए तो इसमें यही मजदूर ही परिवर्तन ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 हमारा कहता है जाति तथा प्रजाति पर ध्रुवे का विचार क्या था। मैंने अभी तक वीआईपी क्वेश्चन आपको बताया है, ये हमारा वीवीआईपी क्वेश्चन रहेगा। ध्रुवे का जो विचार है जाति तथा प्रजाति को लेके, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं 35 क्वेश्चन में जो सबसे पहला हमारा है जाति, उसके बारे में। ध्रुवीय की जो शैक्षिक साख है उसके द्वारा कैम्ब्रिज में किए गए डॉक्टरेट के शोध निबंध पे आधार पर बनी है। ध्रुवे ने जो कैम्ब्रिज में अपना डॉक्टरेट कहने का मतलब आप पीएचडी कह सकते हैं, उन्होंने इस पे जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है, जो इन्होंने वहां पे निबंध बनाया है, वो आगे चलकर 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। आप इसे कह सकते हैं एक बुक के रूप में इसे प्रकाशित किया गया। इसी किताब में ध्रुवे ने जाति तथा प्रजाति के संबंधों पर प्रचलित सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक आलोचना की है। ध्रुवे ने जाति और प्रजाति को लेकर भारत में जिस प्रकार की पहल चल रही थी, जिस प्रकार की संस्कृति चल रही थी, जिस प्रकार से इनका शोषण किया जा रहा था, इस पे उन्होंने बड़े ही विस्तार से पूरे एक्सप्रेशन के साथ इसका निंदा किया है, आलोचना किया है, शिकायत किया है। नंबर 2 है ध्रुवे ने उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जो केवल औसत के आधार पर बिना परिवर्तन को ध्यान में रखे किसी भी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू करने से होता था। उस समय क्या होता था कि जो निचले कास्ट के लोग थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उन पर कई प्रकार की बंदिशें और कई प्रकार के नियम कानून लगाए जाते थे, जिससे उनकी जिंदगी की जो समस्याएं थी वो और ज्यादा बढ़ जाती थी। ध्रुवे का यह विश्वास था कि रिजले के शोध प्रबंध में उच्च जातियों को आर्य तथा निम्न जातियों को अनार्य बताया गया। देखिए ध्रुवे से पहले जो रिजले ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें भारत के अंदर उस समय जो जाति और प्रजाति व्यवस्था थी उसमें उसने बड़े जातियों को अच्छा और निम्न जातियों को अनार्य बताया। मतलब आर्य का मतलब हो गया ऊपर और अनार्य का मतलब हो गया नीचे। ये किसने बताया? रिजले ने बताया। यह व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत में ही सही है। भारत के अन्य भागों में अंतः समूहों की भिन्नताएं मानव मिति माप बहुत व्यापक अथवा व्यवस्थित नहीं है। ज्यादातर ये उत्तर भारत के लिए कहा गया है। इसका अर्थ यही होता है कि भारत के अंदर जो सिंधु या फिर गंगा के मैदान को छोड़कर बाकी जो अन्य जगह है, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है और विविधताओं का देश है, यहाँ पे तो अलग अलग जाति संस्कृति के लोग रहते हैं, तो इनके अलावा ये काफी लंबे समय से इनके अंदर आपस में मेल मिलाप में था। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रजाति वर्ग जो होता है उनका आपस में काफी लंबे समय तक मेल मिलाप था, लेकिन सिंधु और गंगा के मैदान को छोड़कर यहाँ पे सबसे ज्यादा ये कास्ट वाली चीजों को देखा जाता था। अब हम सेक्शन डी की बात करेंगे, अर्थात घ की बात करेंगे, और ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इसके बाद आपका सिंपल पेपर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो घ का जो पहला प्रश्न है वो हमारा जो है वो पैराग्राफ वाला है। आपको इस पैराग्राफ को सही से पढ़ना है और बताना है, जैसे कि विवाद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कानून अथवा कानूनी सत्ता से असहमति अथवा विद्रोह भी होता है। खुले तथा लोकतांत्रिक समाज में इस प्रकार की असहमति को भिन्न स्तरों तक छूट देते हैं। इस प्रकार की असहमति के लिए स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की सीमाएं परिभाषित की गई है। इन सीमाओं का उल्लंघन किसी न किसी रूप में समाज की प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं, विशेषकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों की। तो विद्रोह और सहमति दिखाने का तरीका क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना है। तो प्रश्न नंबर 36 के उत्तर को देख लेते हैं। जब
व्यक्ति किसी भी विषय से असहमत होता है, जब समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी मुद्दे से खुश नहीं होता है, असहमत होता है, या जब वह व्यक्तिगत रूप से पीड़ित होता है, खासकर उसे किसी तरीके से पीड़ा दी जा रही है, समाज के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, या किसी एक जाति धर्म संस्कृति के लोग उसे प्रताड़ना दे रहे हैं, तब वह अपना विद्रोह दिखाता है। विद्रोह द्वारा व्यक्ति अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता है। विद्रोह करने का एकमात्र कारण यही होता है कि व्यक्ति जो भी है वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। एक अकेला व्यक्ति या एक समूह मिलकर भी अपना विद्रोह दर्शा सकते हैं। एक व्यक्ति भी अपना विद्रोह कर सकता है और एक समूह भी अपना विद्रोह कर सकता है। दोनों अगर आपस में अपने समाज के द्वारा किए गए कार्यों से, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा किए गए कार्यों से, या फिर किसी नेता के द्वारा किए गए कार्यों से असहमत है, तो वो अपना विद्रोह दिखा सकता है। यह कहना कि विद्रोह करना आवश्यक है पूरी तरह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब हम ये कह दें कि हाँ विद्रोह करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो ये बात से साबित नहीं हो सकता। ये उन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि किन परिस्थितियों में हम विद्रोह करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा खराब समय चल रहा है जिसके कारण अब विद्रोह किए बिना हमारे जीवन पे खतरा मंडरा सकता है। कई बार कुछ लोग जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भी विद्रोह करते हैं। नेता वगैरह जो हैं, या जो अ, विपरीत नेता होते हैं, जो एंटी पार्टी होते हैं, वो अपने लाभ के लिए, अपने करप्शन को बचाने के लिए भी कई बार विद्रोह करते हैं। परंतु यह भी सही है कि विद्रोह से क्या होता है, समाज में परिवर्तन आता है और संभावनाएं बढ़ जाती है कि समाज अब नए दिशा निर्देशों के ऊपर काम करेगा। प्रश्न नंबर 37 हमारा कहता है नौकरशाही पर लघु निबंध लिखना है। नौकरशाही को लेके आपको एक निबंध लिखना है। प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। नौकरशाही संगठन का वह साधन है, वह तरीका है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित है। मतलब घरेलू दुनिया और जो हमारा सामाजिक दुनिया है उसको एक दूसरे से अलग करता है। इसका अर्थ यह हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते हैं। जो समाज में आप रहते हो वो हमारे संविधान से चलता है, वहाँ के नियम कानूनों से चलता है, वहाँ के नीति निर्देशक से चलता है, हमारे सरकार हमारे प्रशासन से चलता है। और परिवार अगर हो तो परिवार में वो नियम हमारे घर के बड़े बनाते हैं। सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियां और उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती है, क्योंकि इन पे भी कंट्रोल और इनको बैलेंस करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई शक्ति चाहिए होती है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे अधिकारियों के प्रकार, मतलब प्रशासन के द्वारा किए गए कार्य होते हैं। पदों का सौंपनिक क्रम होता है। तो सौंपनिक क्रम कहने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक छोटे पद के ऊपर एक बड़ा पद होता है जो उनको कंट्रोल करता है। लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता, अर्थात हमारे संविधान में बनाए गए नियम कानून के ऊपर ही ये लोग काम करते हैं। कार्यालय का प्रबंधन होता है और कार्यालय आचरण होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको नौकरशाही के बारे में लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 38 हमारा कहता है राज्य को किस प्रकार ए आर देसाई ने वर्णित किया है। राज्य को किस प्रकार ए आर देसाई ने वर्णित किया है, ये भी आपका VVI प्रश्न रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए जान लेते हैं कि राज्य को किस प्रकार ए आर देसाई ने वर्णित किया है। आधुनिक पूंजीवाद जो है राज्य में एक महत्वपूर्ण विषय था जिसने ए आर देसाई की रुचि को बढ़ा दिया। इसी कारण से ए आर देसाई की रुचि जो है वो बढ़ गई। हमेशा की तरह इस विषय को समझने में भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा से ही वो प्रेरित थे, तो इसीलिए वो अपने हर एक्सपेरिमेंट में, हर जानकारी में मार्क्सवादी विचारधारा को ही लेते थे। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक बुक या फिर निबंध में देसाई ने विस्तार पूर्वक, बहुत ही डिटेलिंग के साथ इसकी विवेचना और समीक्षा दोनों किया है कि कैसे राज्य जो है वो एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल मोमेंट को इन्होंने दर्शाया है और इसकी कमियों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है कि क्या-क्या इसमें खामियां अभी भी देखने को मिलता है। कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है। इन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य जो है वो एक सकारात्मक राज्य है, और कल्याणकारी राज्य जो है वो डेमोक्रेटिकल राज्य भी होता है, देश होता है, वहां पे डेमोक्रेसी होती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से सरकार का निर्माण होता है। कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित होती है, मिली-जुली होती है। तो ये जो है वो राज्य को ए आर देसाई ने वर्णित किया है और ये महत्वपूर्ण भी होगा। 38 में हमारे पास अथवा का प्रश्न भी है।
एम.एन. श्रीनिवास और गाँव कैसे संबंधित है एक दूसरे से, ये कैसे आपस में संबंधित है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहले पॉइंट में हमें बताना है एम.एन. श्रीनिवास की रुचि भारतीय गाँव तथा ग्रामीण समाज में जीवन भर बनी रही। उन्होंने हमेशा गाँव के बारे में सोचा, गाँव के बारे में जानकारियों को इकट्ठा किया और इसीलिए वो गाँव में रहते भी थे। गाँव में रहकर कार्य करने का जो उनका अनुभव है, इनके व्यवसाय मतलब गाँव के रहने वाले लोगों का जो व्यापार करने का तरीका है, बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। 1950 से 1960 के दौरान श्रीनिवास ने ग्रामीण समाज से संबंधित विस्तृत निर्जातीय ब्यौरे के लेखे जोखों को तैयार करने में सामूहिक परिश्रम को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि उसका समन्वय भी किया है। गांव पर श्रीनिवास द्वारा जो लेख लिखा गया है वो उनको दो प्रकार से उन्होंने दर्शाया है। सर्वप्रथम तो उन्होंने बताया कि गांव के लिए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा और इन ब्यौरों पर परिचर्चा किया है और दूसरा जो है उन्होंने गांव की सामाजिक विश्लेषण किया, वहां के समाज के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में बताया है कि ये काम कैसे करते हैं, ऐतिहासिक संरचनाएं और परिचर्चाएं इनकी कैसी है। इन्होंने गांव की अवधारणा के रूप में उनकी उपयोगिता के प्रश्न पर श्रीनिवास का विवाद भी हुआ है। उन्होंने गांव के बारे में जितने भी डिटेलिंग दी है, जितना भी एक्सप्रेस किया है उनके बातों का, उस पे विवाद भी हुआ है। श्रीनिवास का मानना था कि गांव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है, गांव से ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर की दुनिया में लोगों को सीखने को मिलता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11 सोशियोलॉजी और ये आपका सिंपल पेपर था जो 80 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पे आपके चारों पार्ट जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने सभी प्रश्नों को, कुल 38 क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पे समाप्त हो गए। आशा करता हूँ कि आज के सिंपल पेपर वाले वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।